लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उसका पूरा विज्ञान स्पष्ट हमको समझा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी, मेरे सामने बचपन से एक ही सवाल था कि अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अलग अलग जगह सिविलाइजेशन डेवलप हुए, तो 9 संख्या के बाद सभी लोग 10 संख्या पर क्यों आ जाते हैं। नमस्कार मित्रों, पीएमसी हिंदी में आप सभी का स्वागत है। स्वाध्याय सीरीज़ में आज हम जिस पुस्तक की चर्चा करेंगे वो फ्रांस के एक पत्रकार मिशेल देसमार्के की एक दूसरे उन्नत ग्रह की यात्रा के विषय में है। इस पुस्तक का नाम है यहोवा प्रोफेसी। मिशेल देसमार्के का ये कहना है कि वर्ष 1987 में वो अपनी पत्नी के साथ नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में बेडरूम में सो रहे थे। अचानक आधी रात को उन्हें ऐसा लगा कि किसी अज्ञात शक्ति ने उनको जगाया। वो उठे, अपने ड्राइंग रूम में गए, यहाँ पर उन्होंने चेस खेली थी और अपनी पत्नी के नाम पर एक उन्होंने पर्चा लिखा जिसमें लिखा कि मैं करीब 10 दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वो जैसे एक हिप्नोटाइज्ड, एक कठपुतली की तरह से अपने घर से बाहर आए तो उन्होंने देखा बहुत ही खूबसूरत नीले रंग का प्रकाश हर तरफ है, जो फूल हैं वो जैसे काँप रहे हैं, ज़मीन हिल रही है, सब कुछ उनको हिलता हुआ नज़र आया और उन्हें लगा कि शायद वो कोई सपना देख रहे हैं। अचानक किसी अज्ञात शक्ति ने उनको ज़मीन से ऊपर खींच लिया और उन्होंने देखा कि एक लगभग 3 फीट की महिला एक ट्रांसपेरेंट सा नकाब पहने उनके सामने खड़ी हुई है और उनको नाम लेकर के पुकार रही है। तो वो पूछने लगे कि आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तुमको अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ। तो मिशेल को बड़ी हैरानी हुई कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ? उन्होंने पिंच करके देखा, बोली नहीं, सपना नहीं है, ये सच्चाई है और हम आपको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। और मिशेल उस महिला के प्रभाव में ज़मीन से ऊपर उठते चले गए और उनको घर जैसे बिल्कुल पिघलता हुआ और लुप्त होता हुआ दिखा। और उस महिला ने उनको बताया कि अब हम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं, मैंने एयरलॉक लगा दिया है जिससे कि आपके यूनिवर्स के लोग हमको नहीं देख सकते। और अगले ही क्षण उन दोनों ने पाया कि वो एक रॉक पर बैठे हुए हैं और वहाँ पर करीब प्री हिस्टोरिक टाइम के अजीब अजीब से मनुष्य जो किताबों में जिनके बारे में पढ़ा था वो आसपास घूम रहे हैं। तब उन्होंने उस महिला से पूछा जिसने अपना नाम ताओ बताया, तो वो कहती है कि अब हम पैरेलल यूनिवर्स में आ गए हैं। पैरेलल यूनिवर्स में ऐसा होता है कि जो आपका यूनिवर्स है और जो हमारा ये पैरेलल यूनिवर्स है, ये दोनों अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं। और कई बार क्या होता है कि जब वे दोनों एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो उनके बीच में एक ताना बाना सा बुन जाता है। और जब भी ये ताना बाना सा बुन जाता है तो उस ताने बाने में कोई भी व्यक्ति, वस्तु या पदार्थ जब आ जाता है तो वो पैरेलल यूनिवर्स में सक कर लिया जाता है। उन्होंने उदाहरण के तौर पर बताया था कि जैसे पृथ्वी पर बरमूदा ट्रायंगल है, वहाँ पर स्पेस शटल गायब हो जाते हैं, पर्सन्स गायब हो जाते हैं। और अमेरिका में एक बार ऐसा हुआ था कि कुछ लोग गायब हो गए, तो जब लोग उनको खोजते हुए गए तो पता चला कि उस मनुष्य के पैरों के निशान बर्फ़ पर एक जगह आकर के समाप्त हो जाते हैं। मिशेल को वो बात अच्छी तरह से याद थी, उन्होंने कहा हाँ मुझे अच्छे से याद है। तो उनका यही कहना था कि वो व्यक्ति उस समय एक नेचुरल एक्सीडेंट के तहत पैरेलल यूनिवर्स में सक हो गया था और जिन आकृतियों को, मनुष्यों को हम लोग आसपास देख रहे हैं वो यहाँ पर हज़ारों हज़ारों साल तक रहती हैं और वहाँ पर ना भूख लगती है उनको, ना प्यास लगती है, लेकिन कभी कभी वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनकी दुर्घटना से या आत्महत्या से भी वो अपना जीवन का अंत कर लेते हैं। तो एक स्थिति में ऐसा भी लगा कि वो भयानक से प्राणी हैं, इनकी तरफ आक्रमण करने आ रहे हैं, तो ताओ जो होती है वो बिल्कुल स्तंभित हो जाती है और अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उन लोगों को वहीं समाप्त कर देती है। तो मिशेल को ये सब बहुत अजीब सा लगता है। उसके बाद ताओ कहते हैं कि चलो हम आगे चलते हैं जहाँ हमें चलना है, और वहाँ पर एक बहुत बड़ा स्फेयर होता है जिसमें नीली लाइट होती है, कोई खिड़की नहीं है, दरवाजे नहीं हैं, और बिल्कुल मैजिकल फोर्स के साथ ताओ और मिशेल उस एयरक्राफ्ट के अंदर प्रवेश कर जाते हैं जिसका नाम था अल्तोरा। उसमें ये लोग इस तरह से चलते हैं, दीवारों के थ्रू ये लोग आगे निकल जाते हैं। अंदर जा कर के मिशेल देखते हैं कि वहाँ बहुत सारे एस्ट्रोनॉट हैं और टीवी है और इस तरह का एक पैनल बना है, कंट्रोल पैनल, जिस पे अजीब अजीब सी तस्वीरें आ रही हैं, बहुत खूबसूरत तरह के प्रकाश आ रहे हैं। तो एक अजीब से प्रकाश में उनको नहलाया जाता है। तो मिशेल पूछते हैं कि ये सब क्या है? तो उन्होंने कहा कि आपके शरीर में बहुत सारे बैक्टीरिया हैं और हम आपको इस तरह से डिसइंफेक्ट कर रहे हैं। फिर वहाँ पर कॉफ़िन की शेप के कुछ बॉक्स टाइप के होते हैं जिसमें उनसे कहा जाता है कि आप यहाँ लेट जाइए, और उसके बाद
मिशेल का सूक्ष्म शरीर उस बॉक्स में से बाहर आ जाता है और वो उस विमान के अंदर जो बहुत ही बड़ा है, वहाँ बहुत सारे लोग हैं, वो ताओ के साथ पूरा भ्रमण करते हैं, देखते हैं, उनको हर चीज़ बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। और कंट्रोल पैनल पर वो देखते हैं कि जहाँ एस्ट्रोनॉट बैठे हुए हैं उनके पैनल पर अजीब अजीब सी आकृतियाँ जो हैं वो नज़र आ रही हैं। अब ये स्पेस शटल जो बढ़ रहा है तो ताओ से मिशेल के बीच में बातचीत चलती है और ताओ उनको बहुत सारी बातें बताती हैं कि जिस स्पेस शटल में वो हम लोग जा रहे हैं वो सोलर जो स्पीड है, सूर्य की किरणों की जो गति है उससे भी कहीं तेज़ी से चलने वाला स्पेसक्राफ्ट है और हम लोग इंटरगैलेक्टिक बेस के संग संपर्क बनाए रखते हैं और हम लोग एक उन्नत ग्रह से आए हैं और एक मिशन के तहत आए हैं और आपको हमने चुना है अपने मिशन का हिस्सा बनाने के लिए। तो मिशेल को ये सारी बातें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती हैं। फिर वो देखते हैं कि एक दूसरे ग्रह पे पहुंच जाते हैं। कभी वो शनि ग्रह को देखते हैं, वहाँ पर से शनि ग्रह की रिंग्स नज़र आ रही हैं, कभी बृहस्पति को देखते हैं, कभी दूसरे ग्रहों को देखते हुए हैं और बिल्कुल ड्रीमलैंड की तरह मिशेल ने बताया है कि वो आगे बढ़ते जाते हैं और एक जगह उनको ऐसा दिखता है कि कुछ लोग हैं जो मंगोलियन फीचर्स के हैं। तो वो ताओ से पूछते हैं कि ये कौन लोग हैं, तो इन्होंने बताया कि ये पृथ्वी पर जो आपके कुछ लोग रहते हैं उनके एंसेस्टर्स हैं। और फिर ये बताते हैं कि 13.5 लाख साल पहले एक ग्रह है बकरातिनी, जहाँ से हम गुजर रहे हैं, वहाँ पर 2 तरह की रेसेस रहती थी, ब्लैक पीपल और येलो, काले लोग और पीले लोग, और इनके बीच में आपस में बहुत संघर्ष रहता था। न्यूक्लियर वॉर भी हो गई थी और 11 बिलियन की जो पॉपुलेशन थी और उस न्यूक्लियर वॉर के बाद वहाँ पर केवल 235 लोग ज़िंदा बचे थे। फिर इन लोगों ने दोबारा से ज़िंदगी शुरू की और यहोवा ग्रह के जो लोग थे वो उन्नत थे, वो उनको कई तरह से सामने आकर के भी, पीछे रह कर के भी अदृश्य रूप से उन लोगों का मार्गदर्शन करते रहे और उस ग्रह पर जीवन फिर फैला हुआ। उसके बाद इन लोगों को लगा कि 500 साल के अंदर इनका ग्रह जो है रहने लायक नहीं हो जाएगा, कूल कर जाएगा, कूल डाउन हो जाएगा। तब ये लोग एक नए रहने लायक ग्रह की तलाश में आए और इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो पृथ्वी पर आए और पृथ्वी पर वो लोग निवास करना उन्होंने शुरू कर दिया। इस बीच एक बड़ी ही दिलचस्प घटना होती है कि ताओ जो होते हैं, जब उनको एस्ट्रल बॉडी से फिज़िकल बॉडी में ले आते हैं मिशेल को, तो अचानक उनको पैनल पे ऐसा लगता है कि एक कॉमेट आ गया और सब कुछ ख़त्म होने वाला है। वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और फिर जब वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो मिशेल जब डरे हुए होते हैं तो ताओ बताते हैं कि मैंने क्या किया था कि मेरा जो एस्ट्रोसाइकिक ब्रेन है, मैंने उससे कमांड भेजी थी और तुम्हारे एस्ट्रोसाइकिक ब्रेन को कंट्रोल कर लिया था। इस स्थिति में क्या होता है कि मैं जो चाहे जो भी सोचूंगी वो चीज़ आपको रियलिटी अनुभव होने लगेगी। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि जिन चीज़ों को हम अपने शास्त्रों में, पुराणों में एक दिव्य शक्ति या जादुई शक्ति के रूप में पढ़ते हैं, मिशेल और ताओ के बीच में भूलोक के बारे में और अंतरिक्ष के बारे में बहुत सारे रहस्यों को लेकर के वैज्ञानिक चर्चा चलती रहती है। मिशेल को बहुत ही हैरानी भी होती है और अच्छा भी लगता है और कहीं इस बात की खुशी भी होती है कि उनको एक विशेष अभियान के लिए एक उन्नत ग्रह के लोगों ने चुना है। इसी बीच में ये लोग बहुत सारे ग्रहों में रुकते हैं, अजीब अजीब से सिविलाइजेशन देखते हैं, अजीब अजीब सी स्थितियाँ देते हैं और मिशेल को ये बात समझ में आ जाती है कि ये लोग जो जूनियर प्लेनेट है वहाँ पर जाकर के वहाँ के पानी के, हवा के और मिट्टी के नमूने इकट्ठे करते हैं, जिससे कि वो स्टडी कर सकें कि उस प्लेनेट पे रेडिएशन की क्या स्थिति है और उस प्लेनेट का फ्यूचर क्या है। क्योंकि इस ग्रह के लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जूनियर ग्रह के लोगों को टाइम टू टाइम आकाशवाणी से या सपनों से या फिज़िकली जा कर के उनको गाइड करें कि वो लोग अच्छे से ज़िंदगी जिएँ, भौतिकतावाद में ज़्यादा लुप्त ना हो जाएं। जैसे कि ताओ बार बार कहते हैं कि तुम्हारे ग्रह की प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे यहाँ लोग पैसे को ही सब कुछ समझने लगे हैं और लोग अध्यात्म को भूल चुके हैं। इसी तरह से बातचीत करते हुए, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए ये लोग आगे गैलेक्सी में बढ़ते जाते हैं और ताओ बताती हैं कि लॉन्ग डिस्टेंट एयरक्राफ्ट है अलातोरा, इसमें 16 घंटे और 35 मिनट का समय लगता है और हम 20-25 मिनट के अंदर ही यहोवा प्लेनेट पर उतरने वाले हैं। और जो कंट्रोल पैनल है उसके अंदर वहाँ पर और एस्ट्रोनॉट्स के साथ बैठ कर के मिशेल देखते हैं कि एक बहुत ही सुनहरा चमकता हुआ प्रकाशमान उनको ग्रह नज़र आता है। तो उन्हें बताया जाता है कि यही हमारा प्लेनेट है जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। तो मिशेल वहाँ से देखते हैं आसमान से उस कंट्रोल पैनल पर कि बहुत ही सुंदर नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। उनको लगता है जैसे कि वो स्वर्ग में पहुँच गए हैं और शीघ्र ही वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और जब वो लैंड कर जाते हैं तो उसके बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर मिशेल को ताओ बता देते हैं कि आपको एक मास्क, वोकी नाम का एक मास्क पहनना पड़ेगा, क्योंकि आपका पृथ्वी पर जो 70 किलो वज़न था वो यहाँ पर केवल 47 किलो रह जाएगा, क्योंकि यहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट है।
तो और आपको बैलेंसिंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर। और लेकिन ताओ उनके साथ बराबर रहते हैं कि तुम्हें चिंता नहीं करना है, मैं तुम्हें जैसे बताऊँ आपको वैसा ही करना है। और सबसे अच्छी बात है कि मिशेल फ्रेंच बोलते हैं और ताओ भी फ्रेंच बोलती हैं। ये देख कर के उनको बड़ी हैरानी होती है। उसके बाद जब वो उस आइलैंड पर उतर जाते हैं तो एक फ्लाइंग प्लेटफॉर्म आता है, उस पर ये लोग बैठ जाते हैं और ताओ इनको और अपने सारे मित्रों से मिलवाते हैं, सब उनका स्वागत करते हैं, बहुत अच्छे से उनसे बिहेव करते हैं। उसके बाद फ्लाइंग प्लेटफॉर्म्स के साथ ये लोग बैठ करके, इसको उन्होंने लतीवो कहा है, ये लोग हवा में उड़ना शुरू कर देते हैं। मिशेल देखते हैं कि वहाँ पर सड़कें नहीं हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग हवा में उड़ते हैं। लोगों के पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी वजह से वो ग्रेविटेशनल फोर्स को जितना चाहे कैंसिल करके ज़मीन से उठ करके हवा में फ्लोट करते हुए समुद्र के ऊपर से, घाटियों के ऊपर से बड़े आराम से उड़ान भर सकते हैं। वहाँ के दृश्य देखते हुए मिशेल को बराबर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, क्योंकि वहाँ के जंगल से जब वो गुज़रते हैं तो वह बहुत ही खूबसूरत 200 से 300 मीटर ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। और ताओ उनको बताते हैं कि ये इन पेड़ों की उम्र कम से कम 80,000 साल तक है। और यहाँ पर बहुत ही उन्नत लोग रहते हैं जो पृथ्वी से भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान दोनों में 9 गुना ज़्यादा विकसित लोग हैं। वहाँ की जो तितलियाँ हैं बहुत सुंदर हैं और मिशेल को इसीलिए एक ख़ास मास्क वो की पहनाया गया था, जिससे कि वहाँ के जो रंगों की खूबसूरती है और जो चमक है उससे मिशेल के नर्वस सिस्टम पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, क्योंकि एक माहौल से दूसरे माहौल में जा कर के उनको एडजस्ट करने में पूरा एक दिक्कत का अनुभव हो रहा था। उनको बीच में तो ऐसा भी लगा था जब वो उतरे थे कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के संग एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे, लड़खड़ा रहे थे, लेकिन ताओ उनका बराबर सहारा देती हैं और फिर उनको एक पूरे प्लेनेट की यात्रा कराते हुए वहाँ पर वो देखते हैं जो मकान होते हैं वो कम से कम जो इनकी हाइट है उससे 100 गुना ऊंचे होते हैं और एग की शेप के होते हैं। जब ये लोग विमान में थे, स्फेयर जो विमान था जिसमें ये लोग बैठे थे आला तुरत, वहाँ से भी मिशेल ने देखा था कि बिल्डिंग जो थी एग शेप थी, लग रहे थे कि बहुत बड़े बड़े अंडे हैं और उनमें से ज़्यादातर अंडों के आसपास बहुत सुंदर लताएं थीं, वृक्ष थीं और वो बहुत सुंदर लग रहे थे। तो उस जो बिल्डिंग है उसको उन्होंने बताया कि इनको हम लोग डोको बोलते हैं। और इस बिल्डिंग में फ्लाइंग कारपेट से आप आराम से ऐसे उड़ करके अंदर चले जाते हैं। और वहाँ पर खाने के नाम पर क्या होता है कि जितने भी फ्रूट्स हैं, तरह तरह की चीज़ें खाने की हैं, उनके कंसनट्रेट्स होते हैं और जैसे ही मिशेल कमांड करते हैं तो वो सारी चीज़ें हवा में लेविटेट करते हुए उनके लिए अवेलेबल हो जाती हैं। सब कुछ जादुई होता है, लेकिन मिशेल के हर सवाल का जवाब ताओ उसको फिज़िकल साइंस और न्यूक्लियर फिज़िक्स के फॉर्म में उसके पूरे आंसर दे करके उनको संतुष्ट करती हैं। और जिससे मिशेल को बराबर लगने लगता है कि हाँ, वो जो कुछ भी दे रहे हैं वो पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप से जस्टिफिएबल है और एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एक डोको में उनके रहने का इंतज़ाम कर दिया जाता है और वहाँ पर इनको छोड़ करके ताओ कहते हैं कि अगले दिन हम आपको आगे की यात्रा पर ले चलेंगे। अगले दिन फिर ताओ आती हैं और उनको एक दूसरे प्लेनेट पर लेकर के जाती हैं, वैसे ही हवा में उड़ाते हुए। और वहाँ पर वो देखती हैं बहुत ही भव्य सी बिल्डिंग है और ये लोग जैसे दीवार में से गुजर करके निकल जाते हैं और अंदर एक अर्धचंद्राकार सेमी सर्कल फॉर्म में 7 बिल्कुल महात्मा लोग, मास्टर बैठे हुए हैं, जिनके बहुत ही गोल्डन ऑरा होते हैं। और मिशेल जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो मिशेल के पास हवा से उड़ते हुए लेविटेट करके आते हैं और मिशेल के सिर पर हाथ रखकर उनको आशीर्वाद देते हैं, उनका नाम दे करके पुकारते हैं कि हमने आपको एक अभियान के तहत चुना है, क्योंकि एक सीनियर प्लेनेट होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोगों को ध्यान रखें, आप लोगों का मार्गदर्शन करें। और हम हमेशा से ये करते आए हैं और हमें ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो किसी से डरे नहीं, जिसमें कोई लालच ना हो, इसलिए हमने आपको इस ख़ास उद्देश्य के लिए चुना है। साथ ही हमने आपको इसलिए भी चुना है क्योंकि आपके जो पिछले जन्म हुए हैं उनमें से 81 जन्म आप मनुष्य के रूप में जगह जगह पर ले सके हैं। तो जिस सूक्ष्म शरीर को मनुष्य के रूप में 80 से ज़्यादा जन्म लेने का अनुभव है, उस जीवात्मा की इतनी प्रगति हो गई होती है कि हम उसको आगे की बातें समझा सकें और वो आगे लोगों तक इस अध्यात्म विज्ञान को पहुंचा सकें। तो मिशेल को इसलिए चुना गया था कि वो किताबें लिखें एक या उससे ज़्यादा और पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ये बताएं कि वो जिस भ्रम में जी रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना है या पद पाना है, वो एक गलती कर रहे हैं। क्योंकि पहले भी ऐसी बार कई सिविलाइजेशन पृथ्वी पर रहे हैं जिन्होंने बहुत भौतिक प्रगति की लेकिन आध्यात्मिक प्रगति नहीं की और नेचर का प्रकोप उनको झेलना पड़ा, प्रलय आई, अर्थक्वेक्स आए और पूरा का पूरा सिविलाइजेशन समाप्त हो गया।
तो वो पूरा अध्यात्म विज्ञान समझाते हैं कि मनुष्य के अंदर 9 शरीर होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो हमारा सूर्य है, वो उसके चारों ओर 9 प्रमुख ग्रह परिक्रमा करते हैं और हमारी गैलेक्सी में ऐसे 9 सूर्य हैं, जिनके चारों ओर 9 ग्रह परिक्रमा करते हैं और ये सारे के सारे 9 सूर्य अपने-अपने 9 ग्रहों के साथ एक न्यूक्लियर सन के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो मनुष्य के शरीर में भी जब हम 9 स्तर हैं इसी तरह के, जब हमारा जो हायर सेल्फ होता है, वो हमेशा हमको गाइड करता है। अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो धीरे-धीरे हम जो भौतिक जगत के हमारे अनुभव हैं वो फ़िल्टर होते जाएँगे और हमारा हायर सेल्फ जो है वो धीरे-धीरे डेवलप हो जाएगा और वो करना ही हम लोगों की पहली ज़िम्मेदारी है। जिन आध्यात्मिक गुरुओं के साथ ताओ ने मिशेल को मिलाया था, वो सब हवा में लेविटेट करते थे और सबसे ज़्यादा बिल्कुल साइंटिफिक बात ये थी कि जब भी वो पृथ्वी की किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते थे तो उनका ऑरा फीका पड़ जाता था और जब भी वो आध्यात्मिक ज्ञान की बातें करते थे तो उनका ऑरा और सुनहरा और पावरफुल हो जाया करता था। और इन जो धर्म गुरु थे ताओरी, उन्होंने मिशेल को जब आशीर्वाद दिया तो मिशेल लिखते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरा फ़िज़िकल शरीर बिल्कुल समाप्त हो गया है और मेरे अंदर बहुत ही दिव्य संगीत और दिव्य सुगंधें भर गई थीं। ये वास्तव में जब हम लोग आध्यात्मिक विज्ञान को समझ कर के ध्यान का गहरा अभ्यास करते हैं तो हम सभी को इस तरह के अनुभव हुआ करते हैं। तो मिशेल को उन्होंने विशेष क्षमताएं भी दे दी थी जिससे मिशेल किसी भी व्यक्ति का ऑरा नेकेड आई से देख सकते थे। और दूसरा ये भी था कि मिशेल के सामने वो किसी भी तरह की भाषा का प्रयोग करें, मिशेल जो थे उन भाषाओं को सुनने और समझने लगे थे। हालांकि ताओ उनके संग फ्रेंच और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बात करते हैं। इसके बाद क्या होता है, ताओ इनको दूसरे ग्रह से आए हुए एक व्यक्ति से मिलवाती हैं जिसका नाम है आर्की। और वो बताती हैं कि जो आर्की जिस ग्रह से आए हैं वो भी बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही ग्रह है और आर्की बिल्कुल 1.5 मीटर की हाइट के थे, मनुष्यों जैसे ही थे। बस एक उनमें फ़र्क था कि उनकी भुजाएं बहुत लंबी थीं, ज़मीन तक स्पर्श कर रही थीं और उनके दांत हरे रंग के थे। और हम लोगों के हाथ में जहाँ 5 उँगलियाँ और एक अंगूठा 4 उँगलियाँ होती हैं, उनके हाथ में 2 अंगूठे और 4 उँगली थीं। और वो भी अपने ग्रह के बारे में बताते हैं कि हमारे ग्रह में भी पृथ्वी की तरह बहुत सारी समस्याएं हुआ करती थीं, लोग बहुत मटेरियलिस्टिक हो गए थे, बहुत क्राइम होने लगा था। फिर हमारे यहाँ कुछ लोगों ने मिलकर के विद्रोह किया और अब हम अपने ग्रह की समस्याओं को सुलझा रहे हैं और दोनों आपस में मिलते हैं जुलते हैं। और मिशेल को पूरा विश्वास हो जाता है कि ये जो पूरी ब्रह्मांड की व्यवस्था है ये बहुत सुनियोजित ढंग से चल रही है। हर जूनियर ग्रह की मार्गदर्शन करने के लिए और हेल्प करने के लिए टाइम टू टाइम बड़े ग्रहों के लोग वहाँ पर आते हैं और जिससे कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो है वो सुव्यवस्थित ढंग से चलता रहे, लोग अधिक भौतिकवादी ना बने और अध्यात्म को साथ लेकर के चलते रहें। आगे चल कर के मिशेल उनको पूरे और अपने साथियों से मिलवाते हैं। तो ताओ जो है मिशेल को अपने अन्य साथियों से पूरे ग्रह पर ले जाती हैं, जगह जगह ले जाती हैं, अपने खाने की फैक्ट्री दिखाती हैं, फ्लाइंग कारपेट में लेकर के घुमाती हैं, बहुत सुंदर घाटियों में घूमती हैं। फिर वो एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाती हैं। फिर ताओ बताती हैं कि ये पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा द्वीप हुआ करता था, मू द्वीप। ये वहाँ के 14,500 साल पहले अंतिम राजा थे लाशानुसी और अब ये जो है इस ग्रह पर रहते हैं। तो मिशेल को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है। हर ग्रह का एक बताते हैं कि चारों ओर एक साइकोस्फेयर होता है जो सूरज की रोशनी की 3 ज़्यादा स्पीड से जो है वो वाइब्रेट करता है और उस साइकोस्फेयर में हर ग्रह में होने वाली सारी घटनाएं बिल्कुल रिकॉर्ड होती हैं, जैसे कि हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं। तो एक ख़ास बेड पर मिशेल को लिटाया जाता है और 3 लोग इनके आसपास बैठते हैं और फिर इनकी पीनियल ग्लैंड को टच करते हैं, 2 लोग इनके हाथ पकड़ते हैं और इनको एक ख़ास तरह का एलिक्सिर पिलाया जाता है और कहते हैं चलो अब हम साइकोस्फेयर में एंटर करते हैं। तो मिशेल अपने साथियों के साथ देखते हैं कि वो मू महाद्वीप में पहुंच गए हैं, जो बहुत ही बड़ा महाद्वीप था जहां पर फ्लाइंग सॉसर्स होती थी, फ्लाइंग चैरियट्स हुआ करते थे। वहां के राजा जो थे बड़े धर्मात्मा हैं, बहुत अच्छे काम करने वाले होते हैं, जनता भी बहुत सुखी है और किसी तरह से फ्लाइंग कारपेट का यूज़ वो भी कर रहे हैं। और राजा जो है एयरपोर्ट पर जब जाने, क्योंकि वो बार बार सीन बदलते हैं, कभी मिशेल को एक सीन दिखाया जाता है, कभी दूसरा सीन दिखाया जाता है, तो और उनके बीच में एक तारतम्य भी होता है। यहाँ तक कि ये भी दिखाया जाता है कि एक पोर्ट पर एक व्यक्ति जो है वहाँ पर कुछ काम कर रहा है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, तो मिशेल अपने सूक्ष्म शरीर से उस व्यक्ति के पास से जब गुजरते हैं तो उन्हें उस व्यक्ति के संग बड़े अपनेपन का एहसास होता है। तो वो बताते हैं कि ये तुम्हारा ही जन्म है, एक जन्म में तुम यहाँ पर काम कर देते, लेकिन अब इस अपने पुराने जन्म के संग तुम कोई मोह विकसित मत करो, क्योंकि अब तुम उस शरीर से बाहर आ गए हो।
इसके बाद जो महाद्वीप में जनता को दिखाते हैं, कुछ लोग पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, वहाँ पर वहाँ की जो राजधानी है सवानासा, वहाँ पर 440 मीटर का बहुत बड़ा पिरामिड इन्होंने बनाया था। और ताओ ने ये भी बताया कि उस समय हम लोग वहाँ आते जाते थे और मिलते जुलते रहते थे और हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे। इसी की वजह से जब एक बार डोको में जब ये मिशेल सो रहे थे, तो इन्होंने रात को सपने में ये देखा कि न्यू चिली में जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हैं, वहाँ पर ताओ की एक मूर्ति है और वो उसके संग बातचीत कर रही है। तो मिशेल को ये समझ में नहीं आता है कि मैं पृथ्वी पर हूँ या किसी दूसरे ग्रह पर हूँ, लेकिन ताओ उनको बताती है कि वो मूर्ति जो है वो उन्हीं की है। जब मू महाद्वीप में ये राजा रूल करते थे, तब ताओ वहाँ पर आती थी और वो लोग उनको बड़ा सम्मान रखते थे और उन लोगों की वहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो आज भी पृथ्वी पर मौजूद हैं, उसको हम लोग देख सकते हैं। पुराने समय की बहुत सारी यादों को लेते हुए उसके बाद और क्या करते हैं कि मिशेल को भी ये फिर कहते हैं, मिशेल को पुराने बहुत सारे जन्म दिखाते हैं। कभी वो एक स्त्री के रूप में थे, कभी सन्यासी थे, कभी कुछ थे, कभी एक गरीब परिवार में बहुत सारे बच्चों के पिता थे जो अपनी पत्नी के साथ वायलेंस कर रहे हैं। और इस तरह से मिशेल को अपने बहुत सारे जन्म जो हैं दिखते हैं और उनको एहसास होता है कि इतने जन्मों में उन्होंने कितने कितने सबक सीखे हैं और तब जाकर के वो आज इतनी उन्नत आध्यात्मिक स्थिति पर आ गए हैं कि उनको डर नहीं लगता, वो किसी लालच में नहीं आते हैं। और इसीलिए उनको यहोवा ग्रह के लोगों ने अपना दूत बना करके एक अभियान का हिस्सा बनाया था। मू द्वीप के बहुत सारे दृश्य उनको दिखते हैं। फिर उनको ये भी पता लगता है कि मू द्वीप ही एक कॉलोनी अटलांटिस में भी थी और यही लोग आगे चल कर के इजिप्ट में भी रहने लगे थे और यही लोग आगे चल कर के ग्रीक में भी रहने लगे थे। बकरातीनी प्लेनेट से जो लोग आए थे, काले लोग और पीले लोग, बेसिकली जिन्हें हम आज अफ्रीकन या चाइनीज़ कह सकते हैं, इन लोगों के आपस में जब रिलेशनशिप बन गए तो उनसे जो प्रजाति जन्मी उनको उन्होंने अरेबिक बताया है। और ताओ ने ये भी बताया कि ये जो नंबर्स हम लोग यूज़ करते हैं वो वास्तव में अरेबिक लोगों की ही देन है, जो कभी ताओ ने उन लोगों को सिखाए थे। तो इस तरह से एक ग्रह का दूसरे ग्रह के के साथ क्या संबंध है और कैसे समय समय पर सब लोग एक दूसरे के संग जुड़ते रहे हैं, ये बातें बताई जाती हैं। ये भी बताया जाता है कि कई लाख साल पहले पृथ्वी के पास 2 चंद्रमा थे और ये जो अभी का चंद्रमा है ये कुछ हज़ार साल पहले ही आया है, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं वो स्पाइरल गति से मोशन करते हैं। छोटे प्लैनेट्स की गति तेज़ होती है और बड़ों की थोड़ी कम होती है। तो कई बार क्या होता है, अंतरिक्ष में चलते चलते जिसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स बड़ा होता है वो छोटी बॉडी को सक कर लेता है। तो ये जो हमारा चंद्रमा है इसको पृथ्वी ने कुछ हज़ार साल पहले ही अपने कक्षा में ले लिया है, जो अभी हमारी परिक्रमा करता है। और जब बकरातीनी ग्रह के लोग पृथ्वी पर आए थे तो इन्होंने अपना जो बेस बनाया था वो चंद्रमा पर ही बनाया था। अटलांटिस सिविलाइजेशन के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर भी बहुत बड़ा पिरामिड हुआ करता था और उस पिरामिड का जो पर्पस होता था वो इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल करना होता था और हर तरह की एनर्जी को टैप करना होता था। ग्रेविटेशनल फोर्सेस भी होती थी उसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस भी होती थी, इंटरगैलेक्टिक एनर्जीज भी होती थी। तो एक तरह से ये जो पृथ्वी पर हम लोग समझते हैं कि इजिप्ट में जो पिरामिड बने वो फ़ाराओ ने बनाए थे, वो फ़ाराओ ने नहीं बनाए थे, बल्कि जो मू कॉन्टिनेंट पर जो राजा थे जिनका संबंध जो था यहोवा ग्रह के लोगों के साथ भी था, उन्हीं के मार्गदर्शन में ये बड़े बड़े पिरामिड इजिप्ट में भी और कई जगह पर बनाए जाते थे, अटलांटिस में भी थे। और बाद में क्या हुआ कि जैसे एक बहुत बड़ा भूकंप आया और बड़े साथ पिरामिड भी पिघल गया, सिविलाइजेशन भी समाप्त हो गए। इस तरह के कई सीन बार बार जब मिशेल साइकोस्फेयर में एंटर करते हैं तो उनको पृथ्वी पर मतलब विकास के और विनाश के बहुत सारे सीन बार बार दिखाए जाते हैं और जिससे उनको ये बात समझ में उनको समझाई जाती है कि मनुष्य कितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करता जाए, क्योंकि हम जो टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं वो हमारी अकेले की नहीं है। ब्रह्मांड में अनेकों ग्रह हमारी स्थितियों से गुजरे हैं और फिर क्या हुआ, उनमें आपस में न्यूक्लियर वॉर हो गई और जब न्यूक्लियर वॉर हो गई तो वो ग्रह समाप्त हो गए, जैसा कि बकरातीनी पर हुआ। इसलिए बार बार ये बात याद दिलाई जा रही है कि मनुष्य जो है आजकल ऑब्सेस्ड हो गए हैं पैसे को लेकर के। पृथ्वी के लोग बहुत ज़्यादा उनमें एक मैडनेस आ गई है और वो जीवन की सफलता को सिर्फ पैसा या टेक्नोलॉजी ही समझने लगे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि जब तक हम आध्यात्मिक उन्नति नहीं करते तब तक हमारे लिए पैसा, संपत्ति, ये सारी चीज़ें बहुत ही ख़तरनाक हो जाती हैं। और उन्होंने ये बात स्पष्ट रूप से थाओरी ने मिशेल को कही है कि रिलीजन हैज़ बिकम ए कर्स फॉर यू पीपल, क्योंकि जो सृष्टि है उसमें पहले सिर्फ अंधेरा था,
फिर उसमें एक स्पिरिट थी, परमात्मा, जिसने विचार किया कि मैं सृष्टि रचूं, और उसके विचार से एक विशिष्ट प्राणी उन्होंने मनुष्य के रूप में रचा और ग्रह रचे। और धीरे धीरे जब मनुष्य जो थे उनको बुद्धि विकसित हुई तो उन्होंने प्रकृति को खोज करना शुरू किया, धीरे धीरे और शक्तियों की खोज की, और हर ग्रह पर इसी तरह से विकास हुआ जैसे कि हमने किया। अलग अलग तरह की शक्तियों का हमने इस्तेमाल किया और अल्टीमेटली हम लोग न्यूक्लियर फोर्स को यूज़ करने लगे। मित्रों, इस पुस्तक की सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग जिन चीज़ों को फ़िक्शन समझते हैं या सपना समझते हैं, उसके पीछे वास्तव में जो विज्ञान है वो पूरी तरह से खोल करके समझाया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि पृथ्वी पर कितने कितने राजा हुए, राजा थोथ हुए, और भी हुए, बुद्ध हुए, जितने भी हुए उन सब के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन, कब क्या हुआ, सारा डाटा जैसे मेंटेन होता है वो यहोवा ग्रह के लोगों के पास मौजूद है। और वो इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही हम लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें ये भी बताया गया है कि एक प्लेनेट था हेब्रा, उस पर भी हैबिटेबल नहीं रहता, कूल ऑफ होने वाला था, सिविलाइजेशन बहुत एडवांस हो गया था, जगह की कमी थी, ओवर पॉपुलेशन थी। तो वहाँ के 8 लोग जो थे एक स्पेस शटल में एक नए प्लेनेट की तलाश में बाहर निकले थे कि एक वो मंगल पर भी गए, वो अर्थ पृथ्वी पर भी आए। तो रूस के पास जो थे एक्चुअली उनके एयरक्राफ्ट में, स्पेस शटल में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो गई तो उनको लैंड करना पड़ा और उन्होंने वहाँ कैंप बनाया। उस समय रशिया कंट्री नहीं था, वो जगह थी, क्योंकि कई हज़ार साल पहले पृथ्वी के भी इतिहास में अगर हम लोग देखें तो जो आज 7 द्वीप हैं वो मिलकर के पहले एक ही महाद्वीप हुआ करता था। बाद में जैसे जैसे प्रलय आते गई तो टेक्टोनिक प्लेट्स आगे पीछे खिसकती गईं और ये देश अलग हो गए। जैसे इसमें मुंह द्वीप की बात हुई है तो उस समय जो प्रलय हुई थी तो वो सेंट्रल अमेरिका में हुई थी, दक्षिण अमेरिका में वो प्रलय नहीं हुई थी। पृथ्वी के किसी भाग पर कुछ घटना घटी, लेकिन सारी घटनाओं का पूरा ब्यौरा यहोवा ग्रह के निवासियों के पास मौजूद है। और जब हेब्रा प्लेनेट के लोग रूस के पास वहाँ पर अपना रहने लगे बेस बना करके, और जब वो अपने स्पेस शटल को ठीक करने की कोशिश कर रहे थे तो बाय चांस एक बहुत बड़ा एक्सप्लोज़न हुआ जिसमें से 8 में से 5 लोगों की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। केवल 1 पुरुष और 2 महिलाएं बचीं। और वो जब वहाँ से वॉक करते हुए नीचे की तरफ आने लगे, वो इज़राइल तक पहुँचे, बीच में नोमैड्स ने उन पर अटैक किया। और ये लोग जो थे आध्यात्मिक रूप से बहुत उन्नत थे, शांति प्रिय थे, लेकिन नोमैड्स के संग जब इनकी लड़ाई झगड़ा हुआ तो इनको मर्डर करना पड़ा। तो ये बहुत दुखी थे। और ये भी बताया गया है कि आगे चल कर के इन्हीं 3 व्यक्तियों से, एक पुरुष जिसकी 2 पत्नियाँ थीं, उससे हिब्रू जो थे वो प्रजाति पृथ्वी पर विकसित हुई है। भारत में नागाओं के बारे में भी बताया गया है कि वो बर्मा में रहते थे, और इजिप्ट में जो थे नागाओं में, और ये जो मूव कॉन्टिनेंट के लोग जो थे, अटलांटिस होते हुए जो लोग पहुँचे थे, इनके बीच में बड़ा लड़ाई झगड़ा और संघर्ष इस बात पे रहता था कि जो नागा लोग थे वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा जो यात्रा करती है वो पूर्व दिशा की ओर करती है, क्योंकि वो पूर्व से आए थे, उनका ये मानना था। और जो मूव कॉन्टिनेंट से अटलांटिस के होते हुए लोग जो यहाँ पर आए थे, अटलांटिस में जिनकी कॉलोनीज थी, उनका ये मानना था कि मृत्यु के बाद आत्मा पश्चिम की तरफ जाती है। तो हम देख सकते हैं कि आज भी जो विरोधाभास है उसका एक कारण यही है कि जो आत्मा जिस ग्रह से होकर के आई है वो उसके संग एक मेमोरी लेकर के आई है, और उसी के हिसाब से उसका बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है। इसमें फिर क्या होता है कि जब ये लोग बातचीत करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं, शहरों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो उनको वहाँ कोई बच्चा नज़र नहीं आता, और जितने भी लोग होते हैं वो सभी बड़े ऑलमोस्ट एक ही एज ग्रुप के नज़र आते हैं। तो ताओ उनको बताते हैं कि हम लोग मेटामॉर्फोसिस करना जानते हैं। वो अपने शरीर को 11 फीट का बड़ा करके भी दिखा देती हैं। मतलब जिन सिद्धियों की बातें हम सोचते हैं कि हनुमान जी ने शरीर छोटा किया, बड़ा किया, वो सारी चीज़ें मिशेल के सामने ताओ ने करके दिखाई, और उसका पूरा वैज्ञानिक आधार भी बताया कि हम किस तरह से ये सारे काम कर पाते हैं, और कोई भी आध्यात्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक साधना करके ये सारी चीज़ें कर सकता है। मिशेल को इस बात से बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि वहाँ पर मेल फीमेल जैसा कुछ समझ में नहीं आता। सब लोग रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत पीसफुल है, बहुत प्रॉस्पेरिटी है, और सब बहुत अच्छे से हैं। जो उनको क्रू में जो पूरा ग्रुप मिलता है वो भी जो है उनके पास एक इक्विपमेंट होता है जिसे कमर में बांध कर, एक बैंड होता है जिसे टारा बोलते हैं, और लिटियो लेग करके एक हाथ में हैंड सेट होता है जिससे वो जितना चाहें ग्रेविटेशनल फोर्स को कैंसिल कर सकते हैं, और ज़मीन से जितना चाहें ऊपर उठ करके, हवा में उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक लतिवोक का भी जिक्र आता है, वो भी एक तरह का छोटा फ्लाइंग कारपेट है
जिसमें बैठ कर के ये लोग जहाँ चाहें अपना एडजस्ट करते हुए बड़े मज़े से, आनंद से कहीं की भी यात्रा बिल्कुल निर्भय होकर के करते रहते हैं। और प्रकृति का सौंदर्य तो वहाँ पर इतना अधिक बताया गया है कि इस तरह के घोड़े हैं जिनका चेहरा एक खूबसूरत महिला की तरह है, और वो पशु, पक्षी, मनुष्य सबके बीच में थॉट ट्रांसफरेंस है, सब लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बात वहाँ पर है। जीव और निर्जीव का भेद नहीं है, मेल फीमेल का भेद नहीं है। और जब मिशेल ने ताओ से इस विषय में पूछा कि आर यू ऑल वीमेन, तो वो कहते हैं कि नहीं, ना हम पुरुष हैं ना हम स्त्री हैं, वी आर हर्माफ्रोडाइट्स। हम लोग जब चाहें अपनी विल पावर के बेसिस पर अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं, एंड वी कंट्रोल आवर बर्थ ऑल्सो। हम जब चाहते हैं तभी प्रोक्रिएट करते हैं, संतानों को जन्म देना चाहते हैं तो देते हैं, नहीं देना चाहते हैं तो नहीं देते हैं। और सबसे अच्छी बात है उनके पास फैक्ट्री है, सब लोग अपना अपना काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर मनी और करेंसी जैसी कोई चीज़ नहीं है। सब लोग एक दूसरे का सहयोग करते हैं, क्योंकि सभी स्पिरिचुअली भी एडवांस हैं और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। इसके बाद पता लगता है कि जो आर्की जिनसे ताओ ने मिशेल को मिलवाया था, पता चलता है कि वो उनकी एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तो मिशेल को बहुत दुख होता है, लेकिन ताओ उनको समझाती है कि यही जीवन है, किसी भी ग्रह पर रहें, एक स्थिति आने पर सबको एक शरीर छोड़ना पड़ता है और फिर आत्मा प्रोग्रेस करके उन्नत लोकों में जा सकती है। जैसे कि प्राइमरी स्कूल होता है, मिडिल स्कूल होता है, उसके बाद आप डिग्री उसमें जाते हैं, ऐसे ब्रह्मांड की भी ऐसी व्यवस्था है कि जब आप पहली कैटेगरी के ग्रह के सारे सबक सीख लेते हैं तो अब आप सेकंड लेवल के प्लेनेट में जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और हम लोग अगर पहली कैटेगरी का प्लेनेट है तो यहोवा प्लेनेट 9th कैटेगरी का प्लेनेट है। तो हम सभी को ये बात समझने की बहुत ज़रूरी है कि डेथ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं, आत्मा का इवोल्यूशन कंटिन्यूसली चलता रहता है। हमें सिर्फ ये समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा हायर सेल्फ है, जैसा कि थाओरी ने बताया, वो हर समय हर एक को मॉनिटर करता है, वॉच करता है और रिकॉर्ड करता है। फ़िल्टरिंग होती जाती है संस्कारों की। इसलिए भौतिक शरीर में जब भी हम नशा करते हैं या वायलेंस करते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर उससे कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन भौतिक शरीर से जब हम सात्विक जीवन करते हैं, अच्छा हाई वाइब्रेशन फूड लेते हैं, तो हमारी एस्ट्रल बॉडी डेवलप होती है, जिससे हमारा हायर सेल्फ भी ग्रो करता है। और यही हम लोगों की ड्यूटी है, अपने प्रति भी और पूरे ब्रह्मांड के प्रति भी। उसके बाद जब ये अपने पिछले बहुत सारे जन्म भी देख लेते हैं, मुँह द्वीप भी देख लेते हैं, अटलांटिस सिविलाइजेशन को भी देख लेते हैं, और थाओ की जो मूर्ति जो बनी हुई है उसको भी देख लेते हैं। पृथ्वी पर इतने सारे ओहापोह, इतनी सारे सिविलाइजेशन का आना जाना अच्छे से साइकोस्फीयर में जा कर के देख लेते हैं, अपने पूर्व जन्म में जा कर के देख लेते हैं। उसके बाद एक सिटी ऑफ 9 डोकोस, 9 डोको वाला एक शहर होता है, बहुत ही विचित्र शहर है। ताओ मिशेल को उड़ा करके फ्लाइंग प्लेटफॉर्म से वहाँ पर लेके जाती हैं, और वहाँ पर वो देखते हैं कि ऐसा है कि लोटस पोस्चर में लोग हैं। अब समझ में नहीं आता है कि वो जीवित हैं कि मृत हैं या समाधि में हैं, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो वहाँ पर एक व्यक्ति के पास जाकर के मिशेल को लगता है कि ये सुनहरे बालों वाला व्यक्ति जाना पहचाना लगता है। फिर ताओ ने बताते हैं कि जब हम फ्लाइट में थे तो मैंने आपको बताया था ना कि जीसस को हमने पृथ्वी पे भेजा था, ये जीसस का वही शरीर है जिसको पृथ्वी के लोगों ने क्रूसीफाई कर दिया था। और मिशेल ने बिल्कुल स्पष्ट देखा था कि क्रूसीफाई करके हाथ पैरों पर जो कीलें ठोके गए थे उसके निशान अभी तक जीसस के शरीर पर थे। इसके साथ ही मिशेल को ये सब बताया जाता है कि मोसेस की सच्चाई क्या है, जीसस की सच्चाई क्या है, कैसे धन के प्रभाव में आकर के लोगों ने धर्म को विकृत बना दिया और आम जो आदमी हैं वो आध्यात्मिक उन्नति से डेलिब्रेटली उसको डिप्राइव कर दिया गया। उन्होंने कहा है कि आपके पृथ्वी की 4 प्रॉब्लम्स हैं, एक तो पैसा, दूसरा पॉलिटिक्स, तीसरा मीडिया और चौथा आपके पत्रकार और ड्रग्स। ये लोगों को बाहर की दुनिया में इतना उलझाए रखते हैं कि आपके लोग हर चीज़ के लिए प्रूफ मांगते हैं। जिस उद्देश्य के लिए आत्मा को एक ग्रह पर भेजा जाता है उस उद्देश्य के बारे में आपको सही मार्गदर्शन ही नहीं दिया जाता। इसीलिए हमने मिशेल को चुना है कि मिशेल किताबें लिखें और लोगों को समझाएं कि वो और ज़्यादा मिसगाइड ना हो और सही डायरेक्शन में सही तरह की ज़िंदगी जिएं, क्योंकि ये ब्रह्मांड असीमित है और इसमें आगे बढ़ने के विकास की संभावनाएं भी अनंत हैं। जिस समय वो साइकोस्फीयर में गए थे तब भी उनको ये दिखाया गया था कि वो एक सवानासा में जो ह्यूज पिरामिड है, इसमें ये 4 लोग जाते हैं, मिशेल के संग 3 और भी लोग होते हैं, ब्यास्त्रा होते हैं, थाउरी होते हैं, वो लोग सब जाते हैं और ये अदृश्य होकर के गए थे ताकि इनको कोई देख ना सके। और सवानासा का जो ह्यूज पिरामिड था राजधानी का, उसमें
मिशेल ने ये बताया है कि दो उनको बहुत लंबी लंबी आकृतियाँ दिखती हैं, एक तांबई रंग के चोगे में थे और एक पीले रंग के चोगे में थे, और उनको देखकर कैसे लग रहा था कि शायद वो स्टैचू हैं। लेकिन थॉट ट्रांसफरिंग के थ्रू मिशेल को ये बताया गया था कि ये इस समय दूसरे यूनिवर्स के लोगों के संग कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब इस किताब से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि पिरामिड में किंग्स चैम्बर की जगह अगर आप बैठ जाएँ तो आप पूरे ब्रह्मांड की किसी भी गैलेक्सी के किसी भी इंसान के संग एनर्जी के थ्रू आप टैप करके कम्युनिकेशन और कांटेक्ट स्थापित कर सकते हैं। और पहले जो पिरामिड बनाए गए थे यहोवा प्लेनेट के मॉनिटरिंग में, उनके सुपरविज़न में पृथ्वी पर बनाए गए थे, उन सब का पर्पस यही था। इंटरगैलेक्टिक ट्रैवल उस समय बहुत आम चीज़ थी, लोग स्पिरिचुअली बहुत एडवांस थे। वक्त के संग जैसे जैसे प्रलय हुई पृथ्वी पर सीन बदलते चले गए। जीसस के बारे में बताया गया है, बुद्ध के बारे में बताया गया है, मोसेस के बारे में बताया गया है, और उसके बाद मिशेल को ये कहकर कि भाई हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप पृथ्वी पर जाएंगे और हमारे अभियान को सफल बनाने में हमारी मदद करेंगे, और उनको वापस यहाँ पर भेज दिया जाता है। लेकिन उससे पहले जब लोग रात को ये लोग एक सी बीच पर बैठे होते हैं, मिशेल, ताओ और इनके बाकी साथी क्रू मेंबर्स वगैरह और किंग लाशानुसी वगैरह, तो मिशेल को बड़ी जिज्ञासा होती है। वो कहते हैं कि पृथ्वी कहाँ है, मैं पृथ्वी को देखना चाहता हूँ। और उससे में उन्हें एहसास होता है कि ताओ वगैरह ये लोग इतने स्पिरिचुअल इवॉल्व लोग हैं कि अंधेरे में भी देखने की शक्ति इन लोगों में थी। इनकी आध्यात्मिक उन्नति इतनी ज़्यादा है, इतने विकसित लोग हैं। तब ताओ उनको गोदी में लेकर के दिखाती हैं कि देखो वो 4 तारे दिख रहे हैं ना, उसके पास वो दिख रहा है, फिर देखो ऊपर देखो वो जो एक छोटा सा तारा दिख रहा है ना, वो तुम्हारा सन है। और मिशेल को वाकई हम लोगों को भी जब भी किताब पढ़ता है तो बड़ी हैरानी होती है कि हम जिन तारों को देखते हैं पता नहीं वहाँ पर कितने कितने उन्नत सिविलाइजेशन इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं, और हम मेडिटेशन के माध्यम से फ्रीक्वेंसीज अट्यूनमेंट करके किसी के साथ भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद मिशेल को बड़े प्यार के साथ, सम्मान के साथ, इस मार्गदर्शन के साथ कि आप किताब लिखेंगे और लोगों को बताएंगे, वापस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। तो मित्रों, इस किताब को आप ऑडियो के रूप में भी यूट्यूब पर सुन सकते हैं। किताब को हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं, और इस किताब को पढ़ने के बाद आपको जितनी भी आपके डाउट्स हैं, कन्फ्यूज़न्स हैं, जो हम धार्मिक किताबों को पढ़ते हैं जिसमें मिरेकल बताया गया है लेकिन जिसमें विज्ञान नहीं दिया गया, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद उसका पूरा विज्ञान स्पष्ट हमको समझा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे इसमें लगी, मेरे सामने बचपन से एक ही सवाल था कि अगर वास्को डी गामा ने भारत की खोज की और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, अलग अलग जगह सिविलाइजेशन डेवलप हुए, तो 9 संख्या के बाद सभी लोग 10 संख्या पर क्यों आ जाते हैं? इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे इसका जवाब मिल गया कि क्योंकि हमारे 9 सूर्य 9 ग्रहों के साथ एक न्यूक्लियर सन की परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो हमारी चेतना की एक रेंज बन गई। हमारे ग्रह पर कोई कहीं भी हो, वो 9 के बाद 1 और 0 पर ही आता है। ये सारी बातें आप जब पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत रोचक लगेंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये किताब अच्छी लगेगी और आप खुद इस किताब को पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।